डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ बहुत जल्द बड़ी डील करने वाले हैं। उधर इजरायल ईरान का युद्ध भी खत्म हो गया है। अब दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है जो बाजार को डराए या फिर बाजार को सताए, और इसकी झलक आपको पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में देखने को मिल भी रही है। बाजार एक नई ऊंचाई को छूने को तैयारी में है। दूसरी तरफ भारत का शेयर बाजार एक बार फिर से दुनिया का दूसरा सबसे महंगा बाजार हो गया है। ये हमारे लिए डर की बात है या फिर गर्व की बात है, और ऐसे में कहाँ निवेश करने का अच्छा मौका है और कहाँ से बच के रहें, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट के दिग्गज, हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेंजलिस्ट के प्रकाश दीवान साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुनील बंदोपाध्याय जी हैं, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब हैं, और रिसर्च इक्वेंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के सीआईओ जसप्रीत अरोड़ा साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं, और साथ ही साथ हमारे यानी सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में, और सभी का स्वागत है। सबसे पहले अनुज सिंघल साहब, आपके पास मैं आऊँगा कि पिछले 2-3 दिनों से आपकी मैं कमेंट्री सुन रहा था, तो क्या ये मान के चला जाए कि अब बाजार एक नई हाई बनाने की तैयारी में और बहुत जल्दी हाई बन सकता है? देखिए, बिल्कुल मेरा ये मानना है, और लक्ष्मण जी आपको याद होगा हम पिछले लगातार आपके साथ शो में यही बात कर रहे हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट आना है और मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका है। मार्केट ने इतना कुछ झेला और मार्केट गिरा नहीं। आई थिंक सबसे बड़ा क्यू यही था, और पिछले 3-4 दिन की रैली इसलिए हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग डिनाइल में थे। लोगों ने रैली मिस की थी। मैं सिंपल बताता हूँ आपको, और मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भेजे मेरी पॉजिटिव कमेंट्री के बाद कि नहीं, इतना पॉजिटिव मत हो, ये मार्केट नहीं चलेगा। और मेरे को और डबल कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब ये मार्केट और चलेगा यहाँ से, क्योंकि जब लोग एक रैली मिस करते हैं ना, तो फिर वो फोमो वाला फैक्टर आता है और उसके बाद इस तरीके की रैली होती है। प्लस एफआईएस शॉर्ट थे, क्रूड देखिए इतने सबसे बड़ी वॉर टाइप की सिचुएशन में भी 80 के ऊपर नहीं गया एक दिन भी, और उसके बाद वो किस तरीके से धड़ाम से गिरा। तो आई थिंक हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी है, अब तो कैश मार्केट में बाइंग शुरू हो चुकी है। अब हम अपने डोमेस्टिक क्यूज़ पे भी रिएक्ट कर सकते हैं। आरबीआई ने लगातार लिक्विडिटी के स्टेप्स प्रोवाइड करे हैं। आप रेट कट, जो टैक्स कट है, उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। मॉनसून अच्छा है। मेरे ख्याल से कोई रीज़न नहीं है मार्केट के पास अब ऑल टाइम हाई की तरफ ना जाने का। होपफुली जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। बिल्कुल कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि अब यहाँ से बाजार को कोई चीज़ डर सताए, और एफआईज का आपने डेटा भी दिया तो मैं देख भी रहा था कि 24 जून तक 1,09,000 शॉर्ट थे, जो अब मुश्किल से 34,000 के आसपास तक पहुँच गया है। एफआई का भी सेंटिमेंट यहाँ पे बदल गया है। प्रकाश दीवान साहब, आपकी क्या राय है? अब हम लोग नई ऊंचाई को छूने को तैयार हैं, और कब तक ये नया हाई आपको देखने को मिल सकता है? लक्ष्मण जी, देखिए मार्केट में जो फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स, जिसकी वजह से इतना एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रैली वाला इफेक्ट हमने देखा है। तो अनुज ने बहुत सही फरमाया कि कोई भी चिंता वाली चीजों की वजह से मार्केट डगमगाया नहीं। हमने इनफैक्ट ये देखा कि हर डिप पे और कोई डिप इतना डीप भी नहीं आया कि बहुत गहरे भी नहीं गिरे कि आपको लगे कि अब पता नहीं रिवर्सल हो रहा है या रैली फिजल आउट हो रही है। तो ये जो चीजें जो बनी है, जो जो सारे परिबल है, वो उसमें एक बहुत क्लियर कट ये है कि इंडिया एक जिसको कहते हैं ना, एक आइलैंड ऑफ होप, आइलैंड ऑफ प्रॉमिस बना है। और उस वजह से आपने एफआईज की भी वापसी शुरू हुई है देखनी। और एफआईज की वापसी को काफी समय लगा। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से तो एफआईज भी घबराने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस दिखाया हमारे मार्केट पे, और अर्निंग्स का जो एक्सपेक्टेशन है, वो अब जून के बाद तो आपको जुलाई से अर्निंग एक्सपेक्टेशन भी शुरुआत हो जाएगी, और वहां भी कहीं भी इस टाइप की वो नहीं आज दिख रही है कि आपको शायद होगा। इंटरेस्ट रेट कट्स अनाउंस हो गए, जो जीएसटी का डेटा इतना पॉजिटिव आया है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, उसका समीकरण आपको मार्केट के उसमें दिख रहा है। हाँ, एक चीज जो थोड़ी सी घबराहट वाली हो सकती है, वो ये है कि याद रखिए ट्रम्प साहब का 90 दिन का जो वो था पॉज उन्होंने जो किया था टैरिफ को इम्पोज करने में, उसमें सिर्फ 12-13 दिन अब बचे हैं। अगर उसमें वापस कोई छेड़छाड़ होती है तो थोड़ी सी मार्केट उसकी वजह से मायूसी पा सकती है, बट अदरवाइज आई थिंक मार्केट में स्ट्रेंथ इस टाइप की है, और वैल्यूएशन जो है वो काफी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। सो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा रहेगी थोड़े दिनों के लिए, मेरे को लगता है।
तो सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि इस रैली में जब जब न्यू हाई मार्केट बनाया है तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा रहा है कि वो हमेशा उस रैली को लीड किया है, फिर स्पॉन्सर किया है। इस बार आपको क्या लगता है, बैंकिंग सेक्टर ही रहेगा या फिर कोई नया सेक्टर आपको दिख रहा है? क्योंकि बैंकिंग डेफिनेटली, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर इतना, उसका वेटेज भी इतना स्ट्रांग है लक्ष्मी जी की, उसमें अगर थोड़ी भी पॉजिटिव मूवमेंट आती है और आरबीआई के रेट कट से आप देखिए कि अक्रॉस द बोर्ड आई है, एनबीएफसीज में भी इतनी खास आई है, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। सो मेरे हिसाब से बीएफएसआई जो सेक्टर है वो लीड करेगा रैली, उसकी लीडरशिप बनी रहेगी। उसके साथ साथ आपको कंजम्पशन में एक चाल दिखनी शुरू हो जाएगी जो एफएमसीजी की साइड है। मॉनसून टाइम से आया है, वाइड स्प्रेड है, और मेरे हिसाब से जो मॉनसून का अनुमान लग रहा है उसकी एंटिसिपेशन में मार्केट जो है, ये सारे जो एफएमसीजी स्टॉक जो काफी लो लेवल्स पे मिल रहे थे, बड़े जो दिग्गज स्टॉक्स थे निफ्टी के, सेंसेक्स के, वहां पे भी आप देखेंगे तो बाइंग अच्छी खासी आनी शुरू हो गई। पिछले 5 दिन के डेटा में हमको समझ आ रही है कि एफआईज ने जो पैसा लगाना शुरू किया है तो उसमें कंजम्पशन स्टॉक्स पे भी है, तो एक वो कंजम्पशन वाला थीम आपको पिकअप होते दिखेगा। और लास्टली तीसरा सेक्टर जो मुझे समझ आ रहा है कि जहाँ इंप्रूवमेंट आ सकता है वो है आईटी है। अब आईटी में ऑफ कोर्स यूएस से क्यूज कैसे आते हैं उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंस ज्यादा रहेगी, ग्लोबल क्यूज पे रहेगी, लेकिन आईटी में भी कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी। सो अगर ये 2-3 सेक्टर बड़े जो वेटेज वाले हैं, अगर इसी में चाल आनी शुरू हो जाएगी तो कोई कोई कारण ही नहीं है कि आपकी नए हाइज, एक बार नए हाइज बनने शुरू ना हो या सस्टेन होना ना शुरू। हालांकि आईटीज में यह है कि फिरोज अजीज साहब कि नैस्डैक वगैरह तो अच्छा खासा चल रहा है, अब नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आईटी में वो तेजी अभी दिखने को नहीं मिल रही है। तो इस रैली में जहाँ हर सेक्टर लगभग चलने को तैयार बैठा है, लेकिन आईटी की बात करें, फार्मा की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, तो वो सारे सेक्टर अभी भी थोड़े से सुस्त पड़े हुए हैं। तो वो एक ज़्यादा अच्छा बेट है। लक्ष्मण जी, मेरे हिसाब से जैसे हम यूएस की तुलना करें टेक्नोलॉजी सेक्टर में, यूएस की जो मार्केट्स हैं, जैसे आपने नैस्डैक का जिक्र किया, नैस्डैक के स्टॉक्स इतने ऊपर क्यों हैं? क्योंकि उधर एक, अब इनफैक्ट मैं अभी बहुत सारे फंड मैनेजर से मिल रहा था, पेरिस में कॉन्फ्रेंस में हूँ, ऑलमोस्ट 1000 फंड मैनेजर आए हैं। वो उनकी जो टेक्नोलॉजी की जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट है ना, उनका बर्ताव अलग है, क्योंकि वो नैस्डैक को फॉलो करने वाले काफी सारे इंडेक्स फंड्स हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी की जैसे वेट है वो बहुत कम है, 6.9% की वेट है निफ्टी में, 6.9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपकी जो वेटेजेस हैं निफ्टी में, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इंडिया में इतनी नहीं हुई है। उधर क्या है, वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। आपके टॉप 5 स्टॉक्स में, फैंग स्टॉक्स जो पहले कहते थे, उसकी वेटेजेस ऐड कर लो, ऑलमोस्ट 60% है नैस्डैक में। तो इंडेक्स में जब भी पैसा लगता है तो एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सब में पैसा लगना अनिवार्य है। सो दैट्स व्हाई उनकी जो रेटिंग्स, पी री रेटिंग्स हैं, वो हो चुकी हैं अब। ऑफ कोर्स अर्निंग्स हैव कॉट अप, पॉइंट 1। तो उसकी तुलना इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर से करना फ्रॉम अ सस्टेन्ड रैली पर्सपेक्टिव मे नॉट बी द केस, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इंडिया में आई थिंक टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर वो शॉर्ट टर्म बेट नहीं लेना चाहिए। 3-4 साल का बेट अगर टेक्नोलॉजी पे हो, मेरा आज भी मानना है, क्योंकि वो नहीं चले हैं, निफ्टी से 4-5% कॉम्पाउंडेड आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी देने की क्षमता रखती है। तीसरा, आई थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर मार्केट स्टैंड पॉइंट, अगर मुझसे आप पूछें तो क्या है कि जैसे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, सो आई कंप्लीटली कंकर विद अनुज सर दैट इट इज मार्केट इज हेडिंग बैक टू पीक्स इन द शॉर्ट टर्म इटसेल्फ। कल की बात देख लें, कल की रैली के बाद जो एक वीक का जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक बहुत अच्छे इंडिकेटर है, ये बहुत कम बात की जाती है मीडिया पे। सिंथेटिक्स जो होते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर, एक वीक का इंप्लाइड कॉस्ट है 5.5% रेपो रेट पे, 26 रुपए पर वीक। आज एचडीएफसी के डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है, तो उसमें 39 रुपीस की निफ्टी इंडेक्स पॉइंट्स की डिविडेंड के होते हुए कल 21 रुपए पे था ये। दैट मींस 60 रुपीस की इंप्लाइड कॉस्ट थी सिंथेटिक फ्यूचर्स की। 26 एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू, और 60 रुपीज वॉज द वैल्यू। तो अगर ये 34 रुपए की जो एक्स्ट्रा मिल रही है, दैट इज द सेंटिमेंट बुलिशनेस। दैट्स व्हाई आज करेक्शन नहीं हुआ। काफी बार ऐसा होता है कि एक्सपायरी पे रैली होती है तो अगले दिन मार्केट शांत होती है और करेक्ट करती है, इसलिए सो आई पर्सनली थिंक सिंथेटिक फ्यूचर्स क्लियरली इंडिकेट शॉर्ट कवरिंग।
सिंथेटिक फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग, लेकिन सिंथेटिक फ्यूचर पहली बार आपने हमारे शो में इसका जिक्र भी किया। तो मैं एक बार हमारे साथ जसप्रीत जी हैं। जसप्रीत जी, आप एग्री कर रहे हैं इनसे? गुड इवनिंग एवरीवन। तो मार्केट डेफिनेटली अपने जो कॉशियस ओवरटली कॉशियस जोन में चला गया था, वो तो डेफिनेटली इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ इट। अब वो न्यूट्रल टू कॉन्फिडेंस जोन में मोर लेस इट इज एट द बॉर्डर, और ओवर कॉन्फिडेंस जोन तो बहुत दूर है। तो आई थिंक जुलाई समटाइम वी शुड डेफिनेटली, आई एम कंकरिंग, जुलाई समटाइम वी शुड डेफिनेटली बी क्लोजर टू आवर प्रीवियस पीक 26,200 जो था, और मे बी इवन क्रॉस इट, बिकॉज क्वार्टर वन सबको पता है बेस क्वार्टर खराब था, तो द नंबर्स शुड बी रीजनेबली गुड, एंड वी सेड द एज वी सेड जो ओवरऑल मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट क्रॉस दैट प्रीवियस हाई 26,200 का निफ्टी में एनी टाइम सून। तो या इन दैट सेंस आई रीजनेबली कॉन्कर। उसके बाद का जो डायरेक्शन है वो आई थिंक उस पे अलग डिबेट हो सकती है, विच वी कैन डिस्कस इन ड्यू कोर्स। बाद के डायरेक्शन पे हम लोग बातचीत करेंगे शो में आगे चल के, लेकिन ये जो सवाल मैंने पूछा था अभी फिरोज अजीज साहब से, एक बार अनुज जी से भी इस पे राय ले लें। क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है, तो जब गिर रहा होता है तो लोग डर के पैसा लगाते नहीं है, जब चल रहा होता तब ढूंढते हैं कि पैसे कहाँ लगाया जाए, तब तक कई सारी चीज़ें महंगी हो चुकी होती हैं। अनुज जी, जो मैंने सवाल पूछा था फिरोज अजीज साहब से कि IT, फार्मा, FMCG ये सब अभी थोड़े से शांत बैठे हुए हैं, सस्ते मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाएं या फिर नहीं, रैली के साथ ही चला जाए? देखिए लक्ष्मण जी, ये ना अब बेसिकली क्या है, अब ये एक बूफे टाइप है। आपको जो अच्छा लगता है वो खाएं। तो किसी को IT अच्छा लगेगा, किसी को फार्मा अच्छा लगेगा, किसी को बैंक्स अच्छे लगेंगे, किसी दिन कुछ चलेगा, किसी दिन कुछ चलेगा। ये अब हम एक उस स्टेज में आने वाले हैं जहाँ एक अक्रॉस द बोर्ड रैली की शायद शुरुआत हो। मेरा अभी भी यही मानना है कि बैंक्स उसको लीड करेंगे, लेकिन जो भी सेक्टर्स आपने बोले मुझे लग रहा है कि वो भी चलेंगे। मेटल्स में अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, IT में ठीक ठाक मोमेंटम आना चाहिए, ऑयल एंड गैस चलना शुरू हो गया है, तो एक एक करके मुझे लग रहा है सबका नंबर आएगा। अनिल जी, इस बुफे में आपको क्या अच्छा लग रहा है? जी, इस बुफे में देखिए सबसे पहले जो बात हो रही है वो है BFSI जिसको हम कह रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस का। तो बैंकिंग डेफिनेटली लीड कर रहा है और इंडेक्स पे दिख भी रहा है कि वो नंबर 1 है। और उसका कारण भी है कि देखिए बैंकिंग में जो उसका जो वैल्यूएशन है ना, वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लगभग 15 के आसपास का मेरे ख्याल से PE इस समय बैंकिंग में चल रहा है, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में कहा जाए तो बहुत अच्छी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, तो बैंकिंग सेक्टर जो कि बैकबोन है, तो उसका जो है बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा और उसके साथ साथ इसके रेवेन्यू स्ट्रीम भी बढ़ेगी। तो ये जो पेनेट्रेशन है, इसका एडवांटेज मिलेगा बैंकों के जो टॉप लाइन और जो बॉटम लाइन है उन पर उसका असर दिखाई देगा, जिसके नाते कहीं ना कहीं बैंक जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी वो बन गए हैं। उसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ ये मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं स्पेशली, जिसमें गवर्नमेंट जिसमें PLI दे करके या फिर जिस तरीके से और भी सपोर्ट दे करके प्रमोट कर रही है, उनमें बहुत अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। साथ में एनर्जी और ऑयल एंड गैस में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो इन शेयरों में जो है कहीं ना कहीं एक डिमांड दिखी जा रही है। IT की बात जैसा फिरोज जी ने कहा था कि इंडियन IT और हम US IT को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसका देखिए सबसे बड़ा कारण है ना लक्ष्मण जी कि हमारे यहाँ जो IT कंपनीज है मोस्टली वो सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड है। इनका अपना कोई वैसा प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि फेसबुक का अपना प्रोडक्ट है, गूगल का अपना प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है और वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमारे पास हमारी जो IT कंपनीज है वो सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड है, वो दूसरे बिजनेस को सर्व करती है मोस्टली। तो इस वजह से हमारा बिजनेस मॉडल अलग है। इसी नाते कहीं ना कहीं हमारी जो IT सेक्टर है वो US की अनसर्टेनिटी पे थोड़ी सी जो है डमाडोल हो रखी है। और यही रीजन है कि जहां बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, निफ्टी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास जाने की तैयारी कर रही है। अभी भी अगर देखा जाए तो निफ्टी IT इंडेक्स जो है वो अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो सेक्टर्स में इस समय डिमांड आ रही है उन्हीं सेक्टर को राइड करना चाहिए। जहां पर डिमांड नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसा कि मैं कहता हूं टेक्निकल्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनमें फ्यूचर ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए उनकी बाइंग बढ़ रही है। उनकी बाइंग बढ़े। बैंकिंग सेक्टर का अपना जिक्र किया फिरोज अजीज साहब, बैंकिंग सेक्टर को लेकर हमने जब देखा तो बैंक तो अच्छे खासा चल रहे हैं, HDFC बैंक को भी देखा अच्छा खासा तेज रफ्तार पकड़े हुए, लेकिन सरकारी बैंक बड़े शांत पड़े हुए हैं, क्या वजह है?
आई थिंक मेरे हिसाब से जब भी जैसे अनुज साहब ने कहा सबकी बारी आएगी, मेरे हिसाब से बैंकिंग में तो ये हाइपोथेसिस बहुत ट्रू होगा। बिकॉज आज की डेट में कैपिटल फ्लोस बहुत ज्यादा है। मैं फंड मैनेजर से बात करता हूँ, इंडियन फंड मैनेजर्स, उनका पैसा आना रुक नहीं रहा है। अब आइडियाज की कमी है। एनएससी 500 की 500वीं कंपनी का फ्री फ्लोट है 4,000 करोड़ का। ना के बराबर फ्री फ्लोट है आपका। $500 मिलियन का तो फ्री फ्लोट है 500 कंपनी का। तो जो भी कैपिटल आ रही है वो जाएगी। सो आई थिंक जैसे ही ग्लास प्राइवेट बैंकिंग का फुल होगा, प्राइवेट बैंक्स का फुल होगा, तो इट विल स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट बैंकिंग स्पेस। सो आई थिंक अगर मुझे वो हाइपोथेसिस पे चलना है तो नेक्स्ट एडजेसेंट सेगमेंट विल बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें रैली आने की उम्मीद है। पॉइंट 2। पॉइंट 3, मेरे हिसाब से बैंकिंग को डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी पुश मिल चुका है। बट आई थिंक ऑफ कोर्स ये एक घरेलू सेक्टर है। बट मुझे बैंकिंग से या फिर कोई भी डेट मार्केट से जो रिस्क दिख रहा है वो यूएस से बहुत बड़ा। अगर हमारे लिए कोई पार्टी स्पॉइलर होगा, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो यूएस के हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क दिखाते हैं, जिसको सीडीएस कहते हैं, उसको हम ट्रैक करते हैं। वो यूएस की ट्रेजरी की डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी प्राइस करता है। वो 85 तक जाके आया, 15 साल 20 साल में 85 कभी नहीं गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे भी 85 नहीं गया था सीडीएस ऑफ 10 ईयर पेपर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएस। आज वो वापस 42 पे आया है। इस पे नजर रखना फ्रॉम द टोटल ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम becomes very very crucial, and I think that's the only risk for the Indian capital markets. अनिल जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी, इसमें ना जो है जो मेरी समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में इस समय हम अट्रैक्शन नहीं देख रहे हैं, जो भी जो उनका अट्रैक्शन या खरीदारी जो है, उसका कारण जो मुझे समझ में आता है, थोड़ा सा फंडामेंटल की बात करूंगा मैं, कि जैसे हमारा जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक फायर रहती है अपने बिजनेस को ग्रो करने की, अपने बिजनेस को बढ़ाने की, और वो नए नए तरीके अडॉप्ट करते रहते हैं अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, जो कि ये चीज़ जो है वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में ये मिसिंग है। केवल अगर एसबीआई को छोड़ दें, एसबीआई एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें आप देखेंगे इसमें डिमांड भी बनेगी और नंबर 1 बैंक है ये डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा बाकी जो बैंक है उनका बिजनेस जो है वो थोड़ा एग्रेसिव कम है। वो अपने बिजनेस स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई या नए नए रेवेन्यू सोर्सेज बनाने में वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, और जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके चीज़ों को, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए नए नए उपाय करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है जिसको मार्केट प्राइसिंग कर रहा है। पहले वो जो लार्ज कैप जो हमारे बैंक है उनको लेकर के चल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जैसा अजीज जी ने कहा कि जब फंड बचेगा तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। दैट इज अनदर। लेकिन मैं फिरोज अजीज साहब थोड़ा समझना चाह रहा था, जो आपने सीडीएस की बात की, वो इंडियन बैंकिंग सेगमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, या फिर एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट रहेगा वहां का? देखिए, एक तो आप अगर देख रहे हैं तो बैंकिंग सिस्टम आई थिंक ओवरऑल मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, नॉट जस्ट द बैंकिंग सिस्टम। देखिए, अब क्या है कि मेरे हिसाब से क्यूई ईजिंग की तो बात होगी नहीं बैलेंस शीट साइज फेड की देख के। अब अगर दो एक निर्णय है, फेड अगर टेपरिंग करता है तो दो किस्म से कर सकता है। अगर आप फेड की बैलेंस शीट देखेंगे, आई विल टेल यू द लिंकेज विद द इंडियन मार्केट, फॉर जस्ट बेयर विद मी फॉर अ मिनट। 6.5 साल के बॉन्ड्स की मॉडिफाइड एवरेज मैच्योरिटी, एवरेज ड्यूरेशन है फेड के बैलेंस शीट के। दो किस्म से वो टेपरिंग कर सकते हैं, बॉन्ड बेच के एक कर सकते हैं, या फिर उसको अगर होल्ड करते हैं ना, तो 6 साल में उनकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली आधी हो जाती है। ये मतलब है मॉडिफ एवरेज ड्यूरेशन का। तो अब टेपरिंग अगर वो करने लगे बेच के, बॉन्ड बेच के, तो यूएस की यील्ड्स बहुत बढ़ेंगी। यूएस की यील्ड्स बढ़ेंगी तो इंडिया की रेपो रेट घटाने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी जो 10 ईयर जीसेक आज जो आराम से 6.3 पे ट्रेड कर रही है, 6.4 पे ट्रेड कर रही है, और यूएस 4.3 पे ट्रेड कर रही है, 2% का ही फर्क है। 200 बिक्स की जो स्प्रेड है, वन ऑफ द लीस्ट है इन द लास्ट 20 इयर्स। अगर यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेंगे तो ये जो बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर पेपर जो यील्ड कर्व ऐसा फ्लैटिश सा हो चुका है, वापस बहुत यील्ड कर्व हाई एंड पे चला जाएगा, तो आपकी जो स्प्रेड्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी इंडियन बैंकिंग सिस्टम की इन द लॉन्ग टर्म लेंडिंग। होम लोन आज 4.5 7.4 पे मिल रहा है। 7.4 पे इस आधार पे मिल रहा है कि भाई 10 ईयर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6.3 पे बोरो कर रहा है। अगर ये 10 ईयर यील्ड 7.5 पे आ जाती है यूएस में कुछ शॉक लग के, तो आपकी जो निम्स हैं वो कंप्रेस हो सकती है इन द मीडियम टर्म। बट आई थिंक यूएस की बॉन्ड मार्केट
can be a party spoiler, is the larger point I'm trying to make. And the actions of Fed, of how it reduces its balance sheet, will decide what transpires in the next couple of years. प्रकाश दीवान साहब, इस पे आपकी कोई राय, ये कब तक हम लोग ये अंदेशा कर सकते हैं? मान लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव करके ही चलें कि कोई पार्टी स्पॉइल करने वाला फैक्टर है भी, तो अगर इम्पैक्ट दिखाएगा अभी, तो अभी टाइम है। देखिए, मार्केट कभी भी आपको इस टाइप की चेतावनी देके तो नहीं करेक्ट होगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि यूएस में जो शॉक आने की उम्मीद है वो बहुत नजदीक है। वो इसलिए नजदीक है क्योंकि यूएस का डेट है वो इतना ज्यादा है, उसको सर्विस करना भारी पड़ रहा है। उनका जो डिफेंस बजट है उससे ज्यादा तो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट लग रही है। तो बैलेंस शीट की परिस्थिति डेफिनेटली बहुत ही उलझन वाली है, कोई उसमें सोल्यूशन बहुत नजदीकी उस पर दिख नहीं रहा। अगर वहां पे कोई गलत स्टेप लेते हैं या स्टेप ऐसा लेते हैं जो मार्केट को पसंद नहीं आता, तो एक झटका जरूर लगेगा सारे ग्लोबल मार्केट्स पे लक्ष्मी जी। अब उसमें से बैंकिंग पे इम्पैक्ट होगा ज्यादा कम ये मैं नहीं जानता, लेकिन इम्पैक्ट जरूर होगा, सेल ऑफ आएगा, और वो सेल ऑफ काफी स्टीप हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड भी रहेगा। उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान के मार्केट की जो खुद की खूबियां हैं वो इतनी उभर के आ रही है कि अब तो पैसा अगर यूएस से निकलना शुरू होता है, यूएस में कोई झटका लगता है तो क्या होगा? लॉजिक ये है कि यूएस के मार्केट से पैसा बाहर आएगा, और अगर यूएस के मार्केट से पैसा बाहर आएगा तो जो यूरोप जा चुका है, चाइना जाके हो चुका है जो उनको करना था, तो कहाँ जाएगा? वो हिंदुस्तान के मार्केट में आएगा। तो अगर भारतीय मार्केट्स में अट्रैक्टिवनेस बनी रहेगी तो कुछ झटका होने के बाद, कुछ समय डाउनसाइड होने के बाद आपके पास पैसा बहुत जोरों से आएगा। तो वो मौका रहेगा लोगों के लिए लेने का। फिर वो फोमो ना बना लिए लोग कि भाई, जैसे अनुज ने पहले समझाया कि मार्केट में फोमो एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज होती है। जब मार्केट चल रहा था तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि चलेगा, जब चल गया तो अब सबको लेना है। तो जब गिरावट आएगी तो वो मौका बनेगा, और वो आपके लिए बेहतर ही एक तरह से एक अच्छा फैक्टर माना जाएगा। हालांकि मार्केट ये अकेला ऐसा मार्केट है, मतलब शेयर मार्केट, जहाँ पे सेल में लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, जब कीमतें बढ़ती है तब खरीदना चाहते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे कि कई सारे निगेटिव पॉइंट आए भी हम लोग के यहाँ, जैसे कि इजराइल ईरान वॉर भी हुआ, अमेरिका का झटका भी आया, लेकिन उतना ज़्यादा बाजार जिसको कहते हैं ना बिल्कुल बहुत डरावने तरीके से गिरा, वो गिरा भी नहीं। तो एक लग रहा था कि अब लोगों का भरोसा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टिक रहा है, तो कुछ झटके आएंगे भी तो उतना नहीं गिरेगा जितने डरने की आशंका लोग लगा के बैठे रहते। जसप्रीत अरोड़ा साहब, जब मार्केट बढ़ता है तो एक बार लोग ज़रूर ये सोचते हैं कि कुछ ही महीने हुए हैं या कुछ साल भी नहीं बीते हैं कि मार्केट गिरा भी था उसी रफ्तार से। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हमारा बाज़ार जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे महंगा बाज़ार हो गया है। तो जब बाज़ार महंगा होता है तो फिर लोग थोड़ा सा कई बार सचेत हो जाते हैं। तो अभी सचेत होने का समय आया है कि आएगा अभी? मेरे ख्याल से नहीं आया है। उसमें सिंपल रीजन ये है लक्ष्मण जी की इंडेक्स डेफिनेटली शायद 4% दूर हो या 3% दूर हो फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाई, बट देयर आर मोर देन आई वुड से 150-200 स्टॉक लेवल पे अपॉर्चुनिटीज जो अभी भी 20-25-30% और मोर डाउन है। तो ये साल ना सर, नेक्स्ट 6 to 9 months जिसे कहते हैं स्टॉक पिकर्स रैली, स्टॉक पिकर्स पैराडाइज, फंड मैनेजर्स पैराडाइज, वो रहने वाला है जिसमें हम सारे एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी फंड मैनेजर, उनका काम बढ़ जाएगा। बिकॉज ये बहुत आसान ही रहेगा कि आपने एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट पकड़ा, डिफेंस पकड़ लिया, बीएफएसआई पकड़ लिया, आईटी पकड़ लिया, कंज्यूमर पकड़ लिया, एंड यू गेट टू राइट द वेव। वो नहीं होने वाला, और वो पिछले 3-4 महीने से दिख रहा है। एक बार के लिए आप डिफेंस हटा दें तो लास्ट की 6 महीने में मार्केट वही बता रही है। तो नेट नेट देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटीज। हमें बस ध्यान देना है कि 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ में की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कितनी है, आर दे रीजनेबली प्राइस्ड। जहां जहां वो है सर, वो उधर ही फंड मैनेजर्स को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक बहुत है अपॉर्चुनिटी। थोड़ा उसमें डीप डाइव करना पड़ता है, मार्केट रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, बट देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटीज। तो डेफिनेटली काम काफी बढ़ जाएगा, बट देन आई थिंक द गेन्स आर आल्सो टू बी सीन आफ्टर दैट। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मौके दिखने शुरू हो जाएंगे। अनुज सिंघल साहब, ये जो कई लोग कह रहे हैं कि बाज़ार तो चल तो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बाज़ार महंगा भी होता जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मार्केट में अगर सभी बुल हो जाएंगे तो फिर तो मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं बचेगी ना। तो इसके लिए ये डर ज़रूरी है, और ये डर ही है जो मार्केट को और आगे लेता जाएगा। मैं एक फेज़ यूज़ करता हूँ, मेल्ट अप। अब इस मार्केट में एक मेल्ट अप जैसी एक रैली बाकी है,
हो सकता है वो जुलाई में ही आ जाए, और हो सकता है हम ऑल टाइम हाई जुलाई में ही जड़ दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद सब लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करें और वहाँ जाकर मार्केट करेक्ट करें। ये एक मार्केट में क्लासिकल केस होगा। अगर जो प्रीवियस पैटर्न्स हैं उसी तरीके से अगर ये पैटर्न प्ले आउट हुआ, तो जैसा आपने बोला, जैसे जैसे आप ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हैं लोग का डर थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन ऑल टाइम हाई समहाउ क्रॉस करते ही स्टॉक मार्केट एक विचित्र चीज़ है। यहाँ पर जब चीज़ें सस्ती होती हैं लोग नहीं खरीदते हैं, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो लोग खरीदते हैं, और बाकी जगह पर अगर सेल लगी हो तो आप खरीदने को जाते हैं। स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है। तो अब मेरे ख्याल से वही साइकी अब यहाँ पर काम करना बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही विचित्र जगह है जहाँ पे गिरता है तो लोग नहीं खरीदने जाते हैं। लेकिन इन्होंने अनिल जी अनुज जी ने कहा कि बस जुलाई में ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल जाएगा, उसको थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। आप भी जुलाई तक होपफुल हैं? आपको लगता है एक आध हफ्ते की बात है? हाँ, अनुज जी का ये कहना काफी हद तक सही है, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम दिखाई दे रहा है हम बहुत दूर नहीं है। 26,270 का हमारा ऑल टाइम हाई है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी अपने आप नया एकदम ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। और अभी जैसे कल की अगर डेटा देखें हम, तो कल अगर आप देखें तो एफआईआईज ने एक दिन में 594 करोड़ की बाइंग की है। मतलब आप समझ लीजिए पिछले पूरे मई मंथ की उन्होंने करीब 11,700 करोड़ की बाइंग थी पूरे मंथ की, और कल एक दिन में ये बाइंग हुई है। तो ये जो कहना, जैसा अनुज जी ने कहा ना कि वो एकदम शॉर्ट कवरिंग, उनकी एकदम पैनिक मोड, बाइंग मोड में आ गए हैं वो, तो वो दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ इंडियन डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो फंड फ्लो स्टेबल तरीके से मार्केट में आ ही रहा है। तो अगर कोई स्पेशल ट्रिगर नहीं आता है डाउन साइड के लिए, तो जैसे हम कह सकते हैं कि राउंड द कॉर्नर एक हमारे पास पॉजिटिव ट्रिगर है कि हमारा ट्रंप के साथ डील होने वाली है। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत रहा तो हो सकता है कि हम नया ऑल टाइम हाई जुलाई में ही बना दें। जुलाई काफी हद तक सही है। सही है। फिरोज अजीज साहब, ट्रंप का डील वाकई अब बहुत ज्यादा मायने रखता है क्या? कि होना नहीं होना, हो तो होगा ही, भले 9 तारीख को ना हो, 10 तारीख को या 1 महीने बाद हो, या फिर आपको लगता है कि वो एक कंसर्न रहेगा? फिरोज अजीज साहब, आवाज आ रही है मेरी? ओके, आ रही है लक्ष्मण सर। आई डिडंट नो दैट आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से जहां तक कि एफआईआई का सवाल है, आई पर्सनली थिंक उनको जो बेचना था वो बेच चुके हैं। FY21 के बाद उनकी नेट फ्लो 0 है। जो ऐड किया था उतना वापस ले जा चुके हैं। अब आज की डेट में वो जो कैश मार्केट सेलिंग हो चुकी है, 4.25 इयर्स की मैं बात कर रहा हूं, नेट फ्लो उनकी इंडिया में 0 है, 0.1। उनकी ओनरशिप 16 पे आ चुकी है, 22 पे हुआ करती थी ऑन टोटल मार्केट कैप, नॉट फ्री फ्लोट। 0.3 में ये कहूंगा कि आज की डेट में इंडिया में इंटरेस्ट है, और मैं ये आपके ऑलमोस्ट 13-14 फंड मैनेजर से जो यूएस में ऑलमोस्ट फ्यू ट्रिलियंस मैनेज करते हैं उनके साथ में पेरिस में था, तो उनसे मैंने पूछा भाई इंडिया पे बुलिश हो या बेरिश हो, हमेशा ये सवाल पूछता हूं। तो एक उत्तर आया, 3 लोगों ने कहा मेरा लेना देना नहीं है, बाकी एटलीस्ट 7-8 लोगों ने कहा कि हम ऐड करेंगे इंडिया में 1-2 साल तक मिनिमम। दैट वाज 0.1। 0.2 एक चीज ये रोकूंगा इसी पॉइंट में रोकूंगा एक बार, फिर जैसा मैं रोकना चाहूंगा कि जब आप पूछते हैं कि इंडिया में लेंगे कि नहीं लेंगे, पैसा लगाएं कि नहीं लगाएंगे, तो क्या ये भी पूछते हैं कि आखिर इंडिया में दिख क्या रहा है आपको? मतलब क्या पॉजिटिवनेस आ रहा है, किस चीज को लेके बुलिश रहते हैं? बिल्कुल, मैंने ये भी प्रश्न पूछा कि क्या लॉजिक है आपकी, आप यूएस में रिसेशन इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है। इस बार आप क्यूई टेपरिंग कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। इन्फ्लेशन गवर्नमेंट भी चाहती है कि थोड़ा इन्फ्लेशन रहे ताकि उनकी डेट रेट्स जो ग्रो हो रही हैं, डेट ग्रो हो रही है, वो नॉमिनल जीडीपी से कम ग्रो हो। सो कमिंग बैक, इंडिया में आप क्या देख रहे हैं, ये जो दिक्कतें हैं यूएस की वो इंडिया में नहीं है। बट वो एक चीज कहते हैं, अगर यूएस में बहुत ट्रबल होगा तो हम ये नहीं देखते कि भाई यूएस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। हमें लिक्विडिटी से बहुत प्रेम हो जाता है इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। माना कि यूएस ही ट्रबल करेगा फिर भी हम इंडिया को और बेचेंगे। तो मैंने कहा यार ये कैसी बात हो गई, यूएस ट्रबल क्रिएट करेगा और तुम कहते हो इंडिया को बेचोगे, इंडिया को पैसा नहीं बेचोगे। वो बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं इंडिया में टॉप 25 स्टॉक्स छोड़ के उसकी लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट डू दे सी, दे डोंट सी द ट्रबल, दे सी इन यूएस, इन इंडिया। पॉइंट 1। दूसरी एक चीज जो फॉरेनर्स नोटिस कर रहे हैं, इंडियंस नोटिस नहीं कर पा रहे, कि 14 लाख करोड़ डीआईआईस ने इन्वेस्ट किया है FY21 के बाद।
आज की डेट में जो अगर प्रोजेक्ट कोई भी नॉर्मल कोई भी कर्व लेके प्रोजेक्ट करेगा, एटलीस्ट 45 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इंडियन इक्विटी में डालेंगे ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। अगर 45 लाख करोड़ डालेंगे और अगर आप आईपीओस और पेपर्स को प्रोजेक्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स, विच इज व्हाट इज प्रोजेक्टेबल, आपको हमेशा कैपिटल की सप्लाई की दिक्कत नहीं होगी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में। अच्छे क्वालिटी पेपर की दिक्कत होगी, ये वो समझते हैं। अब थोड़े जो नेसेयर्स हैं एफआईआईज में, वो वैल्यूएशन को लेकर टिके रहते हैं, बट वो वैल्यूएशन इंडिया में जायज है क्योंकि यूएस वो साइकिल देख चुका है। पूरे इंडियन के जो यूएस के जो लोग थे वो यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट करके उनकी बहुत बड़ी बबल हो चुकी है, अब अर्निंग्स ने कैचअप किया है। इंडिया हैज नॉट गॉन थ्रू दैट साइकिल, सो वैल्यूएशंस आर जस्टिफाइड बिकॉज 6.7% इक्विटी में है। 40-45 लाख करोड़ डलेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, तो पेपर कहां से आएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। दैट इज वन ह्यूज। 40-45 लाख करोड़ का आकलन कैसे किया आपने? देखिए सर, अगर आप FY21 छोड़ दें तो 4.25 साल हो चुके हैं कोविड के साल के बाद, पीक कोविड के साल के बाद 14 लाख करोड़ की टोटल नेट फ्लो आई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की। हम 1-2 महीना देखते हैं, टोटल समेशन करते हैं तो एक क्लियर पिक्चर आता है। 0 FII फ्रॉम FY21 एंड 14 लाख करोड़ फ्रॉम डोमेस्टिक। उसके 8 साल पहले DII की टोटल कर लें, मोदी जी जब से पावर में आए FY15 में आए थे, बट FY14 से अगर मैं टोटल करूं तो DII ने सिर्फ 8 लाख करोड़ डाला था 8 सालों में। लास्ट 4.25 सालों में 14 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ 8 साल में, 25,000 पर ईयर, और इधर 3.5 लाख पर ईयर। इसको अगर आप 4.5 लाख पर ईयर भी मान के 10 इयर्स लेखेंगे तो 45 लाख करोड़ आएगा। आपके पास पेपर नहीं है, गुड क्वालिटी पेपर कहाँ है? अगर आज हम भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो मैं इस बात पे खुश हूं या दुखी हूं मुझे समझ नहीं आता। मैं 357th कंपनी हूं एज पर फ्री फ्लोट इन इंडिया। मुझे लिस्ट हुए 3.25 साल हुए हैं और $2 बिलियन की मार्केट कैप में हम 357 हो गए। मैंने कहा इंडिया जैसे इतने बड़े देश में, 150 करोड़ लोगों के देश में, एक कंपनी जो छोटी सी सर्विस कंपनी है वो 357 कैसे हो सकती है फ्री फ्लोट के आधार पे? तो आपके पास फ्री फ्लोट नहीं है, लोग हैं, उनकी सेविंग्स है, उनका चाल चलन पे निर्भर करेगा कि क्या डोमेस्टिक लिक्विडिटी आएगी। वो एफआईआई समझने लग गया। थोड़े एफआईआई होते हैं जो खाली वैल्यूएशन लेके पकड़ते हैं, बट 90s में 2000s में यूएस हैज ऑलरेडी टेकन दैट बेनिफिट ऑफ अ ह्यूज वैल्यूएशन जंप बिकॉज ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन, बट इंडिया हैज नॉट टेकन दैट बेनिफिट। प्रकाश दीवान साहब, ये अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि फ्री फ्लोट काफ़ी कम है, और एफआई ये भी देखते हैं कि टॉप 25 कंपनी को छोड़ दे तो इतनी लिक्विडिटी भी नहीं कि जहाँ हम ज़्यादा पैसा लगा सके। ये एक बड़ा कंसर्न है हमारे मार्केट के लिए, मतलब फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो। नहीं, कंसर्न है, लेकिन देखिए ओवर द इयर्स आप आईपीओ एक्टिविटी देखिए, आईपीओ के साइज देखिए, ओएफएस देखिए कितने हो रहे हैं। तो जो फ्री फ्लोट है ये तो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रमोटर अपना हिस्सेदारी कम करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो फ्री फ्लोट ही बढ़ेगा। सो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस जैसे जैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है उस हिसाब से ये भी अब्जॉर्प्शन भी होगा। हाँ, थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट होने में समय इसलिए लग रहा है कि जो कोविड के बाद फाइनेंशियलाइजेशन ने वेग पकड़ी है, जो पकड़ पकड़ी है, और याद रखिए जो ग्रोथ हमारे कैपिटल मार्केट्स में हुई है वो पिछले 3 साल में इतनी हुई है कि उससे पहले के 8 साल में नहीं हुई थी। सो ये अगर ग्रोथ कायम रहेगी तो आपके पास आईपीओस भी जितने नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी। आप देखिए इतने सारे पेंडिंग आईपीओ जो अनलिस्टेड स्पेस में होते थे, इंक्लूडिंग एनएसई के भी आईपीओ की चर्चा होने लगी है। तो इतना बड़े बड़े आईपीओस की आने की बात हो रही है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का देखिए पहले दिन ही एक वन टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। सो ये सारी चीजें दर्शा तो यही रही है ना कि जैसे जैसे कैपिटल नया क्रिएट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसी हिसाब से पेपर भी नया आते जाएगा। तो ये साथ साथ चलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से बहुत ये होगा। हाँ, डेप्थ क्रिएट होने में समय लगता है और हमारे इन्वेस्टर को जागरूक होने में भी समय लगता है। हालांकि ये जो आपने बात कही इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जिस तरीके से आईपीओ फिर से आने शुरू हो गए हैं, बीच में आईपीओ बिल्कुल बंद हो गए थे। अब एचडीबी फाइनेंशियल की बात आपने करी, 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ था और लगभग दोगुना तक सब्सक्राइब होता हुआ जा रहा है। तो ये सर, और कई सारे आईपीओ भी लाइन में भी हैं, ये क्या दर्शाता है कि अब भरोसा मार्केट में जम गया और आईपीओ भी एक अच्छा बेट हो सकता है अगर देख के चलें तो?
नहीं, आईपीओ हमेशा अच्छे एक एक पॉजिटिव चीज थी, अवेलेबल था, बट अब ये हो गया है कि मैच्योरिटी आ गई है मार्केट में। आईपीओ की प्रोसेसिंग जल्दी होने लगी है, आपके हाथ में शेयर जल्दी आ जाते हैं अलॉटमेंट होने के बाद, और उनकी लिस्टिंग जल्दी होती है। तो ये जो समय पहले 2-2 हफ्ते लगते थे, अब वो 4 दिन में हो रही है चीजें। सो प्रोसेस एफिशिएंट हो गया है लक्ष्मण जी। और मेरे मेरे हिसाब से आपको एक बहुत बड़ी खूबी जो दिखेगी मार्केट की, वो ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी लेवल डिजिटाइजेशन की वजह से आई है। आज कोई भी आईपीओ, आप कोई भी कोने में हिंदुस्तान के बैठे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, कहीं मिस नहीं हो रहे। पहले बड़े शहरों में वाले लोग ही कर पाते थे, छोटे शहरों को समझ नहीं आती थी। सो ये जो चीजें थी सब वो सब सॉल्व हो गई है। तो आई थिंक हमारे यहाँ तो आईपीओ का प्रोसेस जारी रहेगा। मैं बहुत बड़ा आईपीओ का फैन नहीं हूँ, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट हो रही है उसको देखते हुए मुझे समझ ये जरूर आ रही है कि हमारे यहाँ तो अभी शुरुआत है। वेल्थ इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, वो पैसा अगर प्रमोटर पैसा निकाल रहे हैं 200 500 हजार करोड़, तो कहीं और तो लगाएंगे। तो नया बिजनेस, नया कैपिटल फॉर्मेशन, उसी वजह से साइकिल जो है एक्सेलरेटेड फॉर्म में चलता रहेगा। ऐसा फैन क्यों नहीं आईपीओ के, आप जान सकते हैं हमें? देखिए, होता ये है कि आईपीओ ज्यादातर जो प्राइसिंग होती है वो प्रमोटर्स को और मर्चेंट बैंकर्स को, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बहुत जल्दी समझ आती है और पूरी तरह समझ आती है। हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, वो तो अपने मैक्सिमम लेवल पे बेचने की कोशिश करेगा। अब हमको डिसाइड करना है कि लेना है कि नहीं लेना है। तो जनरली प्राइसिंग जो होती है, आईपीओ आर फुल्ली प्राइस्ड, और खास करके बुल मार्केट्स में जो होते हैं वो आईपीओ हमेशा फुल्ली प्राइस्ड होते हैं। तो उसके बाद ले लीजिए आप, तब थोड़ी सी ट्रैक रिकॉर्ड बनने के बाद आपको जल्दी समझ आएगी, आंकड़े ठीक ठाक लगने लगेंगे, तब लीजिए। थोड़ा महंगा जरूर हो जाएगा, लेकिन उसको 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बाद उसका आकलन करके लें तो थोड़ा सा रिस्क लेवल जो है आपका मैनेजेबल। अनिल जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे आईपीओ पे? जी एकदम, आईपीओ में जैसा प्रकाश जी ने कहा कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो कि कहीं ना कहीं एक तो ओवर प्राइसिंग भी ज़्यादा हो रही है मार्केट में आईपीओ को लेकर के। और कई एग्जांपल हैं, जैसे आपने देखे तो अभी पेटीएम हो गया और भी हो गया, इस तरीके से बहुत से एग्जांपल हैं। तो उनमें एक करेक्शन होता है जनरली, और बड़े हाई पर होल्ड खुलते हैं, और लिस्टिंग होने के बाद जो मार्केट में जब ट्रेड होता है ना, तो अपने पास वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम उसको राइट टाइम पे एंटर कर पाएं, और अगर उसको हमारे फेवर में जा रहा है तो उसको राइड करें, अदरवाइज हम उससे एग्जिट कर जाएं। आईपीओ में ये चीज़ नहीं है। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया और कहीं वो लिस्टिंग आपके प्राइस से नीचे हुई या लिस्ट होते ही नीचे आ गया, तो अब आपको वेट करना पड़ेगा, या तो फिर अपना लॉस बुक कीजिए या फिर वेट करिए। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक इन्वेस्टर की, वो आफ्टर लिस्टिंग के बाद जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो वो एक चीज़। अच्छा, एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जो बात कर रहे थे अपने इंडियन कैपिटल मार्केट की। तो जैसा दीवान जी ने कहा एक चीज़ कि अभी देखिए हमारे यहाँ इंडिया में यूपीआई एकदम अभी नया ही शुरू हुआ है, बहुत साल नहीं हुए, और यूपीआई की वजह से हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बहुत तेज़ी से पूरे इंडिया में फैल चुका है। तो हमारे अभी जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव करेगी जब और ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन होगा, और यूपीआई इसमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगा। जो फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन है उसकी वजह से हमारे गांव में बैठे, मैं प्रैक्टिकली बताऊं, अब गांव में बैठे हुए लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं यार मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है, मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो वो मैं समझता हूं कि जब गांव के बैठे हुए लोग, जब उनके पास एग्रीकल्चरल इनकम है, जब उनका पैसा मार्केट में आएगा, तो अभी मेरे ख्याल से मार्केट के यहाँ पे दिग्गज बैठे हैं, उनको पता है कि हम अभी भी 5% से कम है हमारी पॉपुलेशन का जो इन्वेस्टमेंट है, और वो भी खासतौर से 2020 के बाद सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले हैं। उसके पहले की अगर बात करें वो बड़े थोड़े मोड़े थे। तो अभी हम कहें कि ये एकदम अभी तो हम शुरुआत है इंडियन स्टॉक मार्केट, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली हैं। क्योंकि आईपीओ की बात चली है तो मैं एक बार आईपीओ पे एक बार जसप्रीत जी की राय ले लूं, फिर मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद बाकी चीजें चर्चा करेंगे। जसप्रीत साहब, आईपीओ को लेकर बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी डिबेट यहाँ पे हुई, आपकी क्या राय रहती है आईपीओ को लेकर? आप भी दूरी बना के रखते हैं या फिर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहाँ पे? थैंक्स फॉर आस्किंग। ये हम डेफिनेटली प्री आईपीओ काफी स्टडी करते हैं, बिकॉज़ वी गेट टू सी द अपॉर्चुनिटीज थ्रू बैंकर्स, बट हम इन्वेस्ट पोस्ट लिस्टिंग ही कर पाते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज लक्ष्मण जी, आई वांट टू शेयर कि अभी देखिए स्टडी करते हैं प्री आईपीओ और लेते हैं लिस्टिंग के बाद, ये भी आपने इंटरेस्टिंग चीज बताई। वी डोंट अप्लाई, हाँ हम अप्लाई नहीं करते हैं क्यों, बिकॉज़ अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, यू नो व्हाट वाज हैपनिंग पहले की, रिटेल वाज एन एचएनआई वाज गेटिंग सब्सक्राइब 50 100 200 300। अभी मार्की एचडीएफसी ग्रुप से कंपनी लिस्ट हुई है एंड द रिटेल इज ओनली 1 or 1.5 टाइम्स सब्सक्राइब, राइट? पहले क्या होता था कि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन में आता था, लगता नहीं था, दुख था। अब ये है कि आपको लग रहा है बट लोगों को डालने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, राइट? दैट इज द साइन ऑफ टाइम्स दैट इज कमिंग। तो आई थिंक इंक्रीमेंटली व्हाट हमें देखना है, और वो हो भी रहा है लक्ष्मण जी, की पोस्ट लिस्टिंग जो
एंकर बुक है और जो जिनका लॉक इन होता है, वो जो लिक्विडिटी मार्केट में हिट होती है विद इन 45 डेज, 90 डेज और 180 डेज, वो काफी ज्यादा होती है। तो जिसको भी लेना है वो डेफिनेटली 1 ईयर के हिसाब से ले, या मे बी आफ्टर 180 डेज ले, जब वो प्री आईपीओ जितना लॉक इन है वो ओपन हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इंक्रीमेंटली लोगों को देखना पड़ेगा, स्पेशली इन दोज टेक प्लेटफॉर्म जैसी कंपनीज जो काफी जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 15, 20, 25% है, एंड द पब्लिक इज वेरी वेरी हाई। तो बट आईपीओ मार्केट ओवरऑल, आई मीन आई वुड कंकर विद प्रकाश जी कि मतलब you'll have to be very very choosy. 70-80% are of the IPOs even today are skippable. ठीक है, तो ये है, लेकिन ये अच्छा आप लोगों ने इंसाइट दिया। कई सारे आईपीओज अभी आने वाले हैं, कई सारे आईपीओज आ गए हैं, तो लोग बड़े इससे क्यों लेकर के अपना यहाँ पे डिसीजन बनाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करें कई सारे दिग्गज जो पिछले महीनों से सुस्त पड़े थे, उन दिग्गजों ने भी अब रफ्तार भरनी शुरू कर दी है, चाहे बैंकिंग सेक्टर की हो, एनर्जी सेक्टर की हो। तो ये सारे क्या संकेत दे रहे हैं और आपके लिए कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, इस पर बातचीत आगे जारी रखेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि बाजार जिस तरीके से रफ्तार भर रहा है उसमें कहाँ आपके लिए मौके हैं और कहाँ कोई चिंता की बात है क्या। प्रकाश दीवान साहब, शुरुआत आपसे करूं। हमने देखा कि बहुत सारे दिग्गज इतने सुस्त थे कि लोग पूछना शुरू कर दिए थे कि आखिर पता नहीं चल क्यों रहे। अब देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये रैली बनी हुई है, चाहे HDFC बैंक हो, रिलायंस हो, LNT हो। तो ये सारी चीज़ें अब क्या इशारा कर रही हैं? लार्ज कैप का समय आ गया है? तो काफी समय से चल रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जब पैसा वापस आना शुरू होता है, चाहे वो FIs का हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हो, तो बड़े कंपनीज में, और हम पहले कुछ समय पहले डेप्थ की बात कर रहे थे, मार्केट की डेप्थ की, तो आप ये देखिए कि जब बड़ा पैसा आता है तो ये लिक्विड काउंटर्स में ही रहता है, बड़ी कंपनीज में ही रहता है। दूसरी चीज जो हुई है लार्ज कैप के फेवर में, वो ये है कि जिसको हम फ्रॉथ कहते हैं, कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो फ्रॉथ थी, कि बहुत पी मल्टीपल एक्सपेंशन हुए जा रहे थे, स्टोरी चल रही थी, सोशल मीडिया पे आग लगी हुई थी, कितने सारे छोटे छोटे कंपनीज के बारे में खबरों को लेके, वो चीज लार्ज कैप पे नहीं होती। लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर कट होती है। तो जैसे ही वहां अगर विजिबिलिटी आपको कायम होती हुई दिखती है, तो वहां पैसा लगाना आपके लिए बहुत सेफ बन जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, LNT की हमने एक बार बात भी की थी कुछ 1-8 महीने पहले, जब ऐसी शो पे, कि LNT का जो बिजनेस, हमने डिफेंस का शो था उसमें, मैं आपको LNT पे आपका ध्यान वो करवा रहा था कि LNT मुझे के याद बिजनेस है। में डिफेंस का प्ले है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है, इंटरनेशनल बिजनेस का प्ले है। और जिस हिसाब से ये बिजनेस बढ़ रहा है, आपको LNT जैसी कंपनी अगर 2 साल में डबल होती हुई समझ आ रही है, तो आप छोटी कंपनी में जाके रिस्क क्यों लेंगे? ये रिस्क रिवॉर्ड जो है, ये लार्ज कैप के लिए बहुत फेवरेबल है। और उस लिहाज से आज आपको आज शुक्रवार के मार्केट में निफ्टी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की, ठीक है। और हम जो भी 25,000 650 के करीब क्लोज हुए होंगे, वहां पे जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो तो 1:1 ही था, लेकिन इंडेक्स में, सेंसेक्स में, निफ्टी में इतनी चाल बड़ी थी। तो ये आपको बता रहा है कि निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहां पे जगह अच्छी खासी है, चाहे वो सीमेंट कंपनीज हो, पावर कंपनीज हो, ऑयल एंड गैस कंपनीज हो, LNT जैसी कंपनी हो, और BFSI की तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। सो निफ्टी में तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कोई लार्ज कैप में, मतलब कोई भी इस टाइप की, आप टॉप 100 ले लीजिए, टॉप 200 ले लीजिए, यहाँ पे डेफिनेटली पैसा अच्छा खासा एलोकेशन जो है बड़े पैमाने पे आ सकता है। तो ये माना जाए फिरोज अजीज साहब कि अब लार्ज कैप जिस तरीके से चल रहा है, कि तो अपने पोर्टफोलियो को जब रीअलोकेट करें तो थोड़ा सा लार्ज कैप की हिस्सेदारी बढ़ा कर रखें अब। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आई थिंक 55 से 60% आपकी इक्विटी एलोकेशन का लार्ज कैप में होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंडिया में, तो ये आप थंब रूल बता रहे हैं? थंब रूल बता रहा हूँ, 60% मिनिमम इक्विटी का जो हिस्सा है वो लार्ज कैप में जरूर होना चाहिए, मिड कैप में 20 और स्मॉल कैप में 20। इंडिया में जो बाकी 1800 कंपनी है, 500 को छोड़ के, बाकी वो सबको तो माइक्रो ही करार दिया गया है। फंड मैनेजर के जो भी फंड्स हैं, उन सबका 500 में ही खत्म हो जाता है का मामला। सो आई थिंक ब्रेथ भी अगर होगी, बट अगर हम फंड मैनेजर का काम इतना कम कर देंगे कि MSCI जो फॉरेनर है वो अपने इंडेक्स में 462 स्मॉल कैप स्टॉक्स रखता है और इंडिया का फंड मैनेजर 250 रखता है, तो 212 की मेहनत फॉरेनर कर रहा है
और इंडियन फंड मैनेजर को हमने बोला 250 में सीमित रहे। वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, बट हमारी लार्ज, मिड और स्मॉल NSE 500 के 3 हिस्सों में बांट के फंड मैनेजर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर फोकसिंग ऑन दिस 500, सो एटलीस्ट 60% एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, स्पेशली जो दीवान साहब ने कहा उसका आधार पे तो आपको एटलीस्ट 60% लार्ज कैप में जरूर रखना चाहिए। अगर आपको अब आपके पास नया पैसा है तो पहले ये कैलकुलेट करें कि करंट हिस्से में लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना है, क्योंकि सबके लिए आंसर अलग होगा। शो सुनने वाले लाखों होंगे लक्ष्मण साहब आपके, बट सबके लिए आंसर अलग है। तो इसको आपको अपनी करंट स्थिति का कंप्यूटेशन करें। आपके करंट पोर्टफोलियो में लार्ज कितना है, लार्ज मतलब टॉप 100 कंपनीज ऑफ NSE इज कॉल्ड लार्ज कैप, सब्सिक्वेंट 150 इज कॉल्ड मिड कैप एंड द लास्ट 250 आर कॉल्ड स्मॉल कैप्स। आपका करंट स्थिति क्या है उसके आधार पे अगर आप 30% लार्ज में है तो बाकी आपको 30 और जोड़ना है। उस आधार पे आपको गैप्स को फिल करना पड़ेगा। नॉट इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस आर टू नॉट बी सीन इन साइलोज। लेकिन लोगों को लगता है कई बार जसप्रीत अरोड़ा साहब कि मिड कैप स्मॉल कैप है तो थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिलता है, थोड़ा सा रिस्क ले लो लेकिन उधर ही चल लो, क्योंकि लार्ज कैप एक रफ्तार से अपना चलते रहते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में कई बार रिस्क लेने पर हो सकता है ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, इसलिए लोगों को लुभाता भी और यंग इन्वेस्टर्स को भी। अभी का पोजीशन क्या कह रहा है? तो दोनों एस्पेक्ट है सर। हमारा प्रेफरेंस आज के दिन में मिड कैप पे ज्यादा है, सो वी वुड हमारा जो एलोकेशन होगा वो रफली 35 to 40% मिड कैप रहेगा एंड मे बी इक्वल अमाउंट टू लार्ज कैप एंड बैलेंस 15-20% टू स्मॉल कैप। तो वी आर एज एक्साइटेड अबाउट मिड कैप्स एज लार्ज कैप। हमारा कोई ऐसा नहीं कि लार्ज कैप ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज मिड कैप में एज ए सेड देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज, और उसमें सर मिड कैप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें लॉन्ग टर्म 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर the alpha over nifty large cap is enough, मतलब 6-7% आराम से मिल जाता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिटेल HNI एंड इवन अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर जो हमारे पास आते हैं, इवन फॉर दैट मैटर मेनी एडवाइजर्स एंड PMSs, दे से सर लार्ज कैप अपॉर्चुनिटी या रिसर्च या अवेयरनेस इज इनफ। They come to advisors or intermediaries like us for select mid and small cap opportunities, जहाँ पे मार्केट में रिसर्च कम है, अवेयरनेस कम है, and they are seeking that kind of alpha. So I think for both the reasons, mid and small cap, I think for our space of things is finding more interest, and I think put together, as I said, or you can simplistically say 40-40-20, which is large, mid and small. अनिल जी, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, लार्ज कैप में तो कंपनियां काफ़ी कम हैं, मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो कैप के हिसाब से कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि वहां पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए अब आज की तारीख में जहां हम इतने चल चुके हैं? देखिए, ये थोड़ा सा ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या है, ठीक है, और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये वैरी करता है। लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए, अगर इन जनरल बात करूं तो यहाँ पर अभी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो लार्ज कैप जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप जो है वो 20-22 के पीई पे अभी निफ्टी 50 का चल रहा है हमारा। जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप है वो करीब 30 या उसके ऊपर के पीई पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर वैल्यूएशन एक ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बात करते हैं मोमेंटम कैच करने की, तो डेफिनेटली देखिए जो निफ्टी 50 के स्टॉक में मोमेंटम थोड़ा सा एज कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप कम होता है। तो जिनको मोमेंटम कैच करना है ना, उनको अपना ध्यान स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ लगाना होगा। और मोमेंटम में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एग्जैक्टली ये फ्री फ्लोट या वो जो वॉल्यूम होता है उसका। तो अगर फ्री फ्लोट जिसका फ्री फ्लोट थोड़ा कम होता है उसमें मोमेंटम काफ़ी तेज आता है, और जितना ज़्यादा फ्री फ्लोट होगा मार्केट में अवेलेबल शेयर ऑफ ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा होंगे, तो उनमें क्या होता है कि सप्लाई आती रहती है रेगुलर बेसिस पे, तो वो उतने तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये मार्केट की एक डायनामिक्स है जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो आपको शॉर्ट टर्म ये मतलब स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ प्ले करना होगा। वहाँ भी सेलेक्टिव जो सेक्टर्स हैं, जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनमें। अदरवाइज अगर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है एक म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें डेफिनेटली आपको लॉन्ग जो हमारे जो लार्ज कैप हैं उनका जो लीडिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका शेयर आपके पास में ज़्यादा होना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप डेफिनेटली वो कम होने चाहिए। तो 60% आप लार्ज कैप रखें और मोटा-मोटी फिरोज अजीज साहब जो कहें हाँ, वो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फंडा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैच करना चाहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा एम्फेसिस मिड कैप और स्मॉल कैप में देना। प्रकाश दीवान साहब को जोड़ना चाहते हैं?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ लक्ष्मी जी, आपका सवाल इतना जायज है कि लार्ज कैप इतना अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, करता आया है, तो क्यों उस पे एलोकेशन होते नहीं है? चक्कर ये है कि जो चटपटाहट मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की है ना, वो लार्ज कैप में आती नहीं है। तो आदमी जब पैसे लगाने की शुरुआत करता है या बहुत दिनों बाद आता है फोमो के बलबूते, वो देखता है कि अ, भाई स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में मैं फटाफट पैसे लगाऊंगा, यहाँ मोमेंटम ज्यादा है, पैसे बन जाएंगे। अब एल&टी में, रिलायंस में, एचडीएफसी में, इन्फोसिस में लगा के तो पैसे क्या बनेंगे, क्योंकि वो कंपनीज बहुत बहुत फेमिलियर है। तो कोई नई चीज नहीं लगती। आप देखिए मार्केट में, आप बाहर जाइए खाना खाने, तो आपको रोटी सब्जी दाल चावल के स्टॉल या दुकानें या ठेले नहीं दिखेंगे, बट समोसे चाट ये वो ज्यादा दिखेंगे। उसका रीजन है कि आदमी जब जाता है तो वो स्टेपल्स जिसको हम कहते हैं कि रोजाना वाली चीज जो है उसको पसंद आती नहीं, तो वो प्रॉब्लम वहां आती है। लेकिन आप जो जैसे अनिल ने समझाया कि अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो को दृढ़ बनाना चाहते हैं, तो लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी लार्ज कैप ही मिनिमाइज कर सकते हैं। चाहे नीचे भी आ जाए मार्केट, 2 साल बाद फिर ऊपर आ जाता है। माइक्रो कैप में तो कितनी कंपनी वापस ही नहीं आती है, तो वो तो मतलब ट्रेडिंग ही बंद हो जाती है उसमें। तो आपकी रिस्क कैपिटल जो है उसको समझिए कि कैपिटल को रिस्क पे आप कितनी लगाना चाहते हैं। तो 10, 20, 15% समझ आती है, लेकिन आप बोले कि मेजॉरिटी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में बनाएंगे और फटाफट, तो पैसा जल्दी बनाने में समय ज्यादा लगता है। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव से नहीं, वैसे कॉमन सेंस के लिए, कि बड़ी कंपनियां हैं वो सालों साल से बिजनेस को कर रही हैं, ठीक है, वो एक बिजनेस में एक सेचुरेशन में पहुंच चुकी है या फिर वहीं पर थोड़ा बहुत नए पोर्टफोलियो को ऐड कर रही है। लेकिन मान लीजिए कोई नई कंपनी आ रही है, कुछ नए आइडियाज़ लेकर के आई है, किसी नए सेगमेंट में उतर गई है, तो हमें हर्ज क्या है उसमें पैसा लगाने में, फिरोज अजीज साहब? बिल्कुल लक्ष्मण सर, देखो नई बिजनेस आया है तो उसको एक टाइम लगता है अपनी बुनियाद बनाने के लिए। अब देखिए स्मॉल कैप को मैं तो फंडामेंटली मेरी एक चैलेंज है, 250 स्टॉकों को एक एक नेम टैग में काउंट करना ही नामुमकिन है। देखिए जो डिस्पर्शन होता है, ये मैं आपको लास्ट 1 साल की बात कर रहा हूँ। उसी 250 में एक ऐसा स्टॉक है जो 70% गिर चुका है, दूसरा ऐसा एक स्टॉक है जो 800% बढ़ चुका है। अब आप अगर अगर आप हर चीज को एक ही नाम देंगे, तो स्मॉल कैप उसी दौर में आपके एक व्यूअर ने एक स्मॉल कैप ऐसा खरीदा होगा जिसके एक आधे हो गए पैसे, उससे भी कम हो गए, दूसरे 8 गुना हो गए। सो स्मॉल कैप में अगर आप इंडेक्स लेवल खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी रिस्क इतनी नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक है, एनएससी स्मॉल कैप 250 में 250 स्टॉक है। तो 5 गुना नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है। निफ्टी में नाम के 50 स्टॉक है, क्योंकि टॉप 10 में 63% है। तो आप अगर निफ्टी खरीद रहे हैं तो ये खुश मत होइए कि 500 स्टॉक 50 स्टॉक खरीद रहे हैं, 2/3 पैसा तो टॉप 10 में जा रहा है। बट स्मॉल कैप में टॉप 10 में सिर्फ 22% है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एडवेंचर करना ही है तो एटलीस्ट एक एग्रीगेट खरीदें, या तो फिर आपकी स्मॉल कैप इन्वेस्टर की फेट्स बहुत डाइवर्जेंट है। प्लीज ट्राई बेस्ट एज एन इन्वेस्टर टू नॉट पुट द सेम नेम टैग। सबका नाम एक ही है, सब फिरोज होंगे या सब सब दीवान साहब होंगे, बट एक दीवान साहब के वर्ताव बहुत अलग है दूसरे दीवान साहब से। ये एक्नॉलेज शायद इन्वेस्टर नहीं कर पा रहा है और अब इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट इट एवरी टाइम आई सी एन इन्वेस्टर। हाँ, नहीं बिल्कुल ये आपने सही कहा कि उसमें यह है कि निकाल पाना कि उसमें हीरा कौन सा है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही एक वजह है कि जब नहीं निकाल पा रहे हो और निकालना बहुत ही टफ टास्क है, तो अच्छा रहे बच के रहो जहाँ पे सब लोग मान चुके हैं कि यही हीरा है तो यही पैसा लगाओ। जसप्रीत जी। और लक्ष्मण जी मैंने मिस कर दी, क्या सवाल था? मैंने कहा कि जहाँ पे एस्टेब्लिश है कंपनियाँ, लार्ज कैप हैं, वहाँ पे लोग सब मान चुके हैं कि वहाँ चलो अच्छा कर रहा तो वहाँ लगाओ। स्मॉल कैप मिड कैप में छांटना अच्छी कंपनियों को बड़ा मुश्किल होता है। ये एक बड़ी वजह है कि लोग थोड़ा सा बचने की सलाह देते हैं वहाँ से। हाँ डेफिनेटली, बट सर रियल एज प्रकाश जी सेड, तो रियल एक्साइटमेंट और जो डेली ऑन अ डेली बेसिस जो पैशन है, जो द इंक्रीमेंटल थिंग इज कि वे यू ट्राइंग टू फाइंड न्यू आइडियाज, वो दैट इज आल्सो जो उसमें मजा है, जो उसमें प्रॉफिट या गेन की अपॉर्चुनिटीज है, वो भी उसी में ही है। तो आई थिंक हम सब ने देखा है, बाय राइट सिट टाइट एंड ऑल ऑफ दैट, एक बार ले लीजिए एंड यू होल्ड इट। we have gone beyond that, sir. The Asian Paints and the Heavens and PI and the Pidlights of the industry, sir, वो सबने देख लिया कि you can't do that anymore. There is enough competition which is coming up, which is keeping everyone on their toes. So I think one will have to be very very agile. ये मार्केट ने सिखा दिया पिछले 2 सालों में,
and you will have to keep on innovating, and including at the fund managers level, and including like wealth platforms like Anand Rathi Wealth, who continuous innovation करते रहते हैं ऐसी companies ताकि वो client level पे satisfaction returns, and you look at the performance, right? I mean, I've come from Anand Rathi, and I know Anand Rathi Wealth like the way it is today. I mean, look at the innovations platform like these are doing, and उसका returns है कि आप शानदार मिल रहे हैं. You can't have the same business model that was there when we started 20 years back. तो excitement तो है सर, मतलब वो large cap में we are not from that camp. Net. We are more in the small and mid cap where client is expecting some extra alpha and excitement. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग राय है. अच्छी बात है, दर्शक इन सब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत करके कुछ मन बनाएंगे, अपने पैसे लगाएंगे. लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए. आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए CNBC आवाज़. नमस्कार.